हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम है हेमेंद्र और मैं आपके सामने यहाँ पे आ चुका हूँ आज की एक और स्पेशल क्लास लेकर और आपको वेलकम करता हूँ इन योर फेवरेट चैनल क्रिएट्रिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ पे हम लेने वाले हैं एसएससी जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। और आपको पहले ही बता दूं कि आज जो आप क्लास हम लेने वाले हैं वो है मेजरमेंट के ऊपर। मेजरमेंट के जितने भी पुराने जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एसएससी जेईई में और या फिर बाकी किसी एग्जामिनेशन में, मैं वो लेके आया हूँ आपके लिए। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ। और ज्यादा से ज्यादा चीजें जानने चाहते हैं हम इस पूरे सेशन में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस कराया तो हमारी टीम से वेरी वेल नो ईच एंड एवरी पर्सन इज द जेम इन देयर फील्ड। और एक से एक बढ़कर खिलाड़ी है हमारे पास हमारी टीम में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी टीम को, our team is headed by Ankit sir. Ankit sir, there is no need of introduction of Ankit sir. He is the gem of electrical engineering. Vishal sir will be taking the different kind of subjects like in communication engineering. In communication department के head है और काफी सारी चीजें ये उस सब्जेक्ट में डील करते हैं। कामेश सर will be taking the EDC and analog portion for you. He is the expert in EDC and analog portion. Ajay sir is again the single digit ranker in the ESC and GATE examination, and he is the well known faculty in electrical engineering. Rajkumar sir is the टीचर इन द एसएससी जेईई डिपार्टमेंट। एंड उसके बाद आते हैं हमारे शर्मा सर विल बी टेकिंग द डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होते हैं उसके एक्सपर्ट है हमारे शर्मा सर। ठीक है, शंकर सर विल बी डीलिंग द माइक्रो प्रोसेसर पार्ट, द माइक्रो प्रोसेसर सर्किट एनालिसिस पार्ट एंड द डिजिटल पार्ट. Pramit sir is the in charge in the instrumentation department, again the single digit ranker in the GATE examination. Rahul sir and I will be dealing the different examination को deal करने वाले हैं, SSC JEE examination को deal करने वाले हैं आपके लिए। तो I really hope you have faith in our team and you will like our team in future also. This is all about me. My name is Khemendra. तो जब तक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को अपने ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इस मेरे पूरे वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आप यहाँ पर आ पाए। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ये 2 S और एक L यहाँ पे होना ही चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ये जरूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर लाइक करके अब मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, उन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और बच्चे आ सके। आई एम फ्रॉम MNIT जयपुर। आई हैव अराउंड 2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इन द गेट एंड EAC डोमेन की टीचिंग में, और 1 साल का एक्सपीरियंस है करीब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करने का। कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट आर माय सब्जेक्ट्स। हियर आई एम प्रोवाइडिंग यू द क्वेश्चंस फॉर मेजरमेंट। क्वेश्चन फॉर मेजरमेंट टुडे आई एम प्रोवाइडिंग। एंड इफ यू वांट टू join the Unacademy Plus subscription, you can use my code. My code is KHEMLIVE. With this, you get 10% of discount in any subscription of Unacademy. If you like me, if you want to support me, then you can join Unacademy and learn with me. Okay. I am providing right now machines and और भी बहुत सारे एजुकेटर हैं हमारी टीम से भी, जो कि अभी इसी समय पे आपके लिए अवेलेबल है प्लस पे। उनके वीडियोस अवेलेबल है, उनकी लाइव क्लासेस अवेलेबल है, सारे स्केड्यूल प्लस पे अवेलेबल है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। माय कोड इज KHEMLIVE and I suggest you to ask with those students who have attended class in my session एंड उनसे पूछिए कि कितने वो सेटिस्फाइड है आफ्टर अटेंडिंग क्लासेस इन माय सेशन एंड हाउ मच दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट किसी भी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट मैंने लिए हैं अब तक। ठीक है, सो माय कोड इज KHEMLIVE. इट इज माय कूपन कोड। सो विद दिस कोड यू गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है गाइस, ओके, आई एम मूविंग अहेड। जब तक मैं और थोड़ा और आगे चलता हूँ, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप ये वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस, what are the advantages of a live Unacademy Plus session? देखो, पहली बात तो सारी क्लासेस लाइव होगी। जैसे आपको भी पता है कि राइट नाउ दिस क्लास इन YouTube इज नॉट लाइव। ओके, दिस इज नॉट लाइव। आई एम हियर
विद बट आई एम हेयर इन द चैट बॉक्स आपको देखने के लिए कि आप सही आंसर दे रहे हैं या गलत आंसर दे रहे हैं। सो द बेसिकली इंटरेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही आती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो इंटरेक्शन में आती ही आती है। एंड आई वांट कि वो इंटरेक्शन में प्रॉब्लम ना आए, और वहां पर इट इज फ्लेक्सिबल कि मैं वहां पे लाइव जा सकता हूँ। मैं अभी वहां पे जो स्टूडेंट्स जिनको पढ़ा रहा हूँ, अभी मशीन जैसे चल रही है तो उनको मैं लाइव ही पढ़ा रहा हूँ वहां पर भी। लाइव सेशन ऑन द फिक्स्ड टाइम। कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली, जो भी आपका एग्जामिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए कंटेंट हमने डिजाइन किए हैं। ठीक है, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको आके पढ़ा रहे हैं वहां पे। आप बेस्ट एजुकेटर सर कैसे सर? बेस्ट एजुकेटर इस तरीके से, इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय कोड यू हैव द एक्सेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स वीडियोस। ऑल द एजुकेटर्स वीडियो पे आपको एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, crash course, right now I am running a crash course for NLC UPPSC JEE एग्जामिनेशन, और हम उसमें वही चीज डील करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसा मेरा प्रोस्पेक्टिव ये है, मेरा मानना ये है कि भैया अगर मेरा स्टूडेंट जॉब में सेलेक्ट हो रहा है तो मेरी पढ़ाई वर्थ निकल के आई है, तब वो बहुत ही अच्छे से, मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाया है उसको। अगर उसको जॉब में सिलेक्शन मिलता है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल्दो सीखना भी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम जॉब सेंट्रिक है क्योंकि हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके से है। तो मेरा भी सोचना यही है कि अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, अपना अच्छा करियर बना रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ाई भी करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हर तरीके की पढ़ाई अलग अलग होती है ना? हर एग्जामिनेशन को अलग तरीके से डील करना चाहिए, तो उसी चीज को समझना चाहते हैं हम। आगे चलते हैं कि देयर आर सम स्टूडेंट हु आर सेइंग दैट यू शुड प्रोवाइड द कोर्सेज इन इंग्लिश, एंड कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हिंदी में ही पढ़ाइए तो ज्यादा बेहतर है। तो we have provided the courses in both the language Hindi and English. Okay, no doubt will be left unsolved, this is the guarantee you can say. ठीक है, accessible for all the things, laptop, phone, each and everything. Now buckle up your seat belts, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मैं शुरू करने वाला हूँ आज का सेशन, और आज का सेशन बड़ा ही शानदार, मजेदार और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि एसएससी जेई और एई एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो उनके लिए आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से तैयारी है आज, और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। आपका जो समय है वो है 30 सेकेंड्स का, तो 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। ओके, टाइम इज अप। सो व्हाट इट इज सेइंग, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ ए शंट। शंट की बात करें जब हम, तो शंट इस तरीके से कनेक्ट होता है। दिस इज, सपोज करो ये मेरा मीटर है, एंड यहाँ पर मेरा एक शंट रजिस्टर हम लगा देते हैं। अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आर एस एच है ये, आर एस एच लगाते हैं इसको शंट में। यहाँ पर है आर एम। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आर एस एच है ये हमेशा लो वैल्यू होती है इसकी, इज लो, लो रेजिस्टेंस होता है ये, लो रेजिस्टेंस। किस मटेरियल से बनता है? मैंगनीज से बनता है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, अब मैं ये जानता हूं कि इसमें होता है एक RSH की वैल्यू क्या होती है? RSH की वैल्यू होती है RM डिवाइडेड बाय M-1। व्हाट इज M हियर? इट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो M क्या होता है? I जो कि मेरा कंप्लीट करंट है, I जो कि मेरा कंप्लीट करंट है, करंट, और डिवाइडेड बाय IM। यहाँ पर आपको M की वैल्यू दी हुई है 8, और I की वैल्यू दी हुई है द सर्किट करंट, द
if the circuit is current कितना कितना वैल्यू है 200 मिली एम्पियर, so obviously you can easily find out the value of Im. It will be 200 divided by 8. It will give you what? 25 milli ampere. This would be the current in the, firstly this would be my current. This is my current. So I hope you have given me the correct answer, guys. I really hope you have given me the correct answer, guys. Next question. I am moving ahead for my next question. I really hope you will enjoy this session more. So this is my next question. This is already written here. So you have 30 seconds time to answer. These bullet points, consider them as A, B, C, D. Okay. Okay, time is up. अच्छा, क्रीपिंग एक फिनोमिना होता है. क्रीपिंग इज अ फिनोमिना फॉर सिंगल फेज इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर. क्रीपिंग इज अ फिनोमिना फॉर सिंगल फेज इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर. क्रीपिंग क्या होता है एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ हल्का सा. क्रीपिंग इज स्लो और ओवर रोटेशन. स्लो और ओवर रोटेशन ड्यू टू वेरिंग लोड, ड्यू टू चेंज इन लोड. ये फेनोमिना होता है क्रीपिंग का. अब क्रीपिंग को हटाने का भी एक तरीका होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे. बस क्रीपिंग किस वजह से होता है मेरे सिस्टम में. अब लोड चेंजेस मेरे अलग अलग तरीके से हो सकता है. ओवर वोल्टेज की वजह से हो सकता है, वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है, ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है. तो ऑल ऑफ द अबव इज माय करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव इज माय करेक्ट आंसर, गाइस. सो आई होप आपने सही आंसर दिया होगा. मैं आगे चल रहा हूँ, अब आगे की तरफ चल रहा हूँ. मेरा तीसरे नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 3 is coming in your way. I really hope you are enjoying the session. And now the question number 3 is this. So this is my question number 3. I'm waiting for a response. Okay, time is up. Time is up. Which of the following statement is not true? Is not true about the MI instrument की बात चल रही है. MI इंस्ट्रूमेंट की बात चल रही है. MI इंस्ट्रूमेंट इज यूज सुटेबल फॉर मेजरमेंट इन बोथ द AC एंड DC सर्किट एज इट रीड्स द RMS वैल्यू. AC और DC सर्किट की दोनों वैल्यूज को ये कैलकुलेट कर लेगा. ठीक है. इट इज अ RMS, रीड्स द RMS वैल्यू. इट हैज द स्क्वायर लॉ रेस्पॉन्स. It has a square law response. It has a non-linear scale. So देखो, एक ही पॉइंट पे मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया. ठीक है. Frictional error in MI is very less. It is true. Frictional error in MI is very less. Torque to weight ratio of MI instrument is high. द टॉक टू वेट रेशियो आपका क्या बताता है? आपकी सेंसिटिविटी बताता है. लेकिन हमारे MI इंस्ट्रूमेंट का टॉक टू वेट रेशियो इज हाई एज कंपेयर टू द PMMC इंस्ट्रूमेंट. एज कंपेयर टू द PMMC इंस्ट्रूमेंट का टॉक टू वेट रेशियो हाई होता है. अब देखो MI के बारे में इस पूरे पूरे स्लाइड में कितनी सारी चीजें आपको पता चल गई है. आप जरा इस बात पे गौर कीजिए. The instrument cost is much more higher as compared to PMMC instrument. This is the wrong thing here. This D is the wrong. It means it is the right answer for you. क्योंकि हमको not true value बतानी थी. क्योंकि MI का जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है.
और बड़े ही मतलब सस्ते में इसको हम बना सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन जो पीएमएमसी के लिए हमको काफी सारी चीजें लगानी पड़ती है, वाइंडिंग लगानी पड़ती है, मैग्नेट यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू एमआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, this is the point, these are the point you should remember if you want to succeed in the examination. Okay, now I am moving forward for my next question. I hope you will like. This is my next question. This question is about the multimeter. I'm just waiting for your response in the chat section. Now this is a very easy question. Multimeter has 3 knobs. I hope मैंने पहले ही बताया था, एक बार आपको बता देता हूँ इधर. One is the neutral, एक होती है वोल्टेज और एक होती है करंट। जब आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो एक वायर को इधर लगाओ और एक वायर को इधर लगाओ। ठीक है, रेजिस्टेंस भी इधर से ही फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन अगर करंट यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस या फिर वोल्टमीटर लगाने के लिए अक्रॉस में कनेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे इन सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको शंट में कनेक्ट करना पड़ेगा, अक्रॉस मत लिखो, शंट लिखो, शंट इज बेटर वर्ड। सो वोल्टेज कैलकुलेशन कर देगा, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन भी कर देगा, करंट कैलकुलेशन भी कर देगा, पावर मेजरमेंट में लोचा है और ये लोचा ही मेरा आंसर। ठीक है, पावर मेजरमेंट डायरेक्टली नहीं कर पाता आपका ये जो मल्टीमीटर होता है। आपका देखा होगा आपने, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट आपके जब आपने लैब में गए होंगे बीटेक के टाइम पे या डिप्लोमा के टाइम पे, तो डेफिनेटली आपने देखा ही होगा मल्टीमीटर। आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। I am moving in my to my question number 5. I hope you are liking this session. If you are liking this session, then please share this video with your friends also. That will be very great. ठीक है, and hit the like button. Hit the like button. Definitely hit the like button. This would give you much more encouragement. This would give you, हमको बहुत ही ज्यादा encouragement होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप like button क्लिक करते हैं तो it feels के we are doing something good. ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव 30 सेकंड्स टू आंसर गाइस। Yes, time is about to end, it is ended. Now there are two things which is given, is the first is the measured value. What is the measured value? 205.5 microfarad. I am not writing. Second one is the true value. True value is 202.4. You need to find out the relative error. It will be AM minus 80 divided by 80 into 100 for percentage. So it will be 205.5 minus 202.4 divided by 202.4. Calculate with the calculator, you will get the answer 1.53 percentage. Most importantly, the you should remember this formula. Most of the student get confused is वो 80 minus am कर देते हैं काफी सारे students. Do not confused in this particular formula. देखो मेजर्ड वैल्यू तो आउटपुट होगी जो आपने निकाली है, ट्रू वैल्यू आपको पता ही है, जो ट्रू वैल्यू आपको बताई गई है। तो एरर क्या होता है मेरा? मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू, दैट इज माय एरर फॉर यू। ठीक है, एंड डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू से मैंने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दिस मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू।
देखो डिफरेंस किस तरीके से होता है मैं बताता हूँ। सपोज करो यू हैव गॉन टू मार्केट, आप मार्केट गए हो एक पंखा लेने के लिए। पंखा मेरा सबसे बढ़िया एग्जांपल लगता है मुझे, हर जगह फिट हो जाता है। आप मार्केट गए एक फैन लेने के लिए, आपने दुकानदार से पूछा भाई साहब कितना तेज चलता है पंखा। दुकानदार बोला भाई साहब बहुत तेज चलता है। आप बोले कितना तेज, बताओ मैं इंजीनियर हूँ तो बताओ मुझे कितना तेज चलेगा। वो बोल रहा है भाई साहब ये चलता है करीब 500 आरपीएम पे। आप खुश हो गए, ये तो बहुत तेज चल रहा है। तो फिर आप घर पे आ गए। आप घर पे आ गए, जब आपने चेक किया तो आपने ये चेक किया, अब वो 500 आरपीएम क्या हो गई जितनी उसके डब्बे पे लिखी है। जो दुकानदार को भी कौन सा पता है, उसने तो बेच दिया। दुकानदार ने भी थोड़ी चेक किया है। अब जब आप घर पे आ गए, आपने पंखा लगाया, आपने सोचा यार पंखा तो लगा दिया मैंने, एक बार चेक करके देखते हैं कितनी स्पीड पे चल रहा है। एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे ही आपने चेक करने के लिए स्पीडोमीटर वहां पे लगाया, टेकोमीटर कहते हैं शायद उसको, टेकोमीटर लगाया वहां पे, वो स्पीड दिखाने लग गया। वो स्पीड दिखा रहा है 480 आरपीएम। 480 480 आरपीएम इट इज शोइंग यू। नाउ यू गॉट कंफ्यूज कि यार दुकानदार तो बता रहा था 500, ये बता रहा है कितनी, 480। so this 480 is your measured value and the true value is your, the true value is your 500. In this particular case your measured value is different from the true value. It means there is a error, and if it is there is a error, there must be a relative error between the two values. In the system there is must be some relative error, और ये relative error इस तरीके से निकलेगा। अब देखो आपने measured value किस तरीके से निकाली, मेजर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, मेजर्ड वैल्यू निकाली आपने कितनी, 480 माइनस 500, इस केस की बात कर रहा हूँ, पंखे की बात कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 500। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दिस द रिलेटिव एरर फॉर फैन, लेकिन ये नेगेटिव में आएगी। तो दिस एरर वैल्यू कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन योर एएम एंड एटी वैल्यू। सो आई होप ये अच्छा लगा होगा एग्जांपल आपको। उम्मीद है अगर अच्छा लगा तो मुझे बताइए जरा चैट बॉक्स में, और ऐसे एग्जांपल लाते रहेंगे पंखे वाले। और आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे अब, ठीक है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। if you are enjoying the session then please share and like this session. Okay guys, okay आगे की तरफ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, this is the very easy question. I'm waiting for a response. Okay, time is up. Now what is this saying, which one of the following decides the time of the response? देखो आप सबको, सबने सही आंसर दे भी दिया होगा। अब जरा थोड़ा सा ये समझ लो कि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता क्या है। आंसर तो देखो डैम्पिंग टॉर्क है, आंसर तो डैम्पिंग टॉर्क है। एक बार समझ लो, मैंने शायद पहले भी बहुत बार बताया होगा, एक बार जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हो जाए, थोड़ा सा इसको समझ लो। आई एम टॉकिंग अबाउट माई एनालॉग मीटर्स, वोल्ट मीटर, अमीटर। वहां पर एक है डिफ्लेक्टिंग, इधर देखो जरा, यहाँ पे दिख रहा है तो, या उस वहां पर मेरी एक निडल है, एक निडल है इस तरीके से जो मूव करती है, ठीक है। मेरी ये निडल मेरी फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब दिस इज माय जीरो लोकेशन, दिस इज माय जीरो लोकेशन। whenever my needle is at my zero location, what we will do, we will sense कि कोई करंट उसके आसपास से, मतलब उसकी वाइंडिंग से फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। इसके नीचे एक वाइंडिंग लगी है, करंट कॉइल, फिर वोल्टेज कॉइल, वोल्टेज इज द मूविंग कॉइल। हम देखते हैं करंट कॉइल में कुछ करंट पास हुआ है नहीं हुआ, तो फिर जैसे ही वो करंट आ गया वो होता है मेरा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम से। जैसे ही वो करंट आ गया मेरा होता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम से। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, कि इस मेरे जो निडल को ये बस यहां से उठा के दूसरी तरफ फेंक देगा, इस मेरे निडल को यहाँ जीरो लोकेशन से उठा के दूसरी तरफ फेंक देगा। अब ये है मेरी फुल स्केल डिफ्लेक्शन, दिस इज माय फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन सपोज करो 10 एम्पियर है, सपोज करो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 10 एम्पियर यहाँ पे, लेकिन मेरे करंट सिर्फ जा रहा है 5 एम्पियर, करंट सिर्फ जा रहा है 5 एम्पियर। अब उस 5 एम्पियर तक रुका नहीं, ये पूरे पे चला गया आउटपुट पे, वो है मेरी अनडिजायरेबल कंडीशन। वो डिजायरेबल किस तरीके से हो जाएगी, मुझे लगाना पड़ेगा एक कंट्रोलिंग टॉर्क, मुझे लगाना पड़ेगा एक कंट्रोलिंग टॉर्क जो कि बिल्कुल अपोजिट होगा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के टॉर्क से, और वो इसकी निडल की लोकेशन को बता देगा 5 एम्पियर पे।
अब जब मैंने कंट्रोलिंग टॉर्क लगा दिया तो वो इसको ले गया 5 एम्पियर पे। अब अगर सपोज को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का टॉर्क कम हो रहा है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क में इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि ये इसको वापस से 0 पे ले जा सकता है। अब चलो वापस से उस पॉइंट पे आते हैं, बीच वाले 5 एम्पियर पे। 5 एम्पियर पे आ गया जब कंट्रोलिंग टॉर्क इस तरफ लाई कर रहा है, और सॉरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस तरफ लाई कर रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क टॉर्क इस तरफ लाई कर रहा है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस तरफ, कंट्रोलिंग टॉर्क इस तरफ, तो हुआ क्या है, यहां पर प्रोड्यूस होने लग जाएंगे ऑसिलेशंस। यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग जाएंगे ऑसिलेशंस, एंड दोज ऑसिलेशंस आर वेरी टाइम टेकिंग। ऑसिलेशंस आर वेरी टाइम टेकिंग, और वो ऑसिलेशन को रिड्यूस करने का तरीका क्या है, दिस डैम्पिंग सिस्टम। This damping system is the procedure to remove the oscillations, and this damping system will defines the time constant of the system. So obviously the most time taking चीज है वो oscillations होती है, क्योंकि वो रिमूव नहीं होती, और उनको रिमूव करने का टाइम होता है, ये सिस्टम होता है डैम्पिंग सिस्टम। सो आई होप आप इन तीनों चीजों के बारे में समझ गए होंगे, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग की। ठीक है, बड़े ही अच्छे से इसको बताया गया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, रट लीजिएगा जो जो मैंने अभी अभी बोला है आपको। और अगर बाद में अच्छा लगे तो इसको रिवाइंड करके वापस से और देखिएगा, डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आ जाने वाली। ठीक है गाइज, अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाओ, और चैट बॉक्स में भी एक बार लाइक करके भेज दो, मुझे पता चले कि कितने कितने लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर यू हियर, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। चलो टाइम इज अप। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी, जो एनर्जी मीटर है हमारा। एनर्जी मीटर में एक डिस्क होती है जो रोटेट करती है। वो जो रोटेटिंग डिस्क होती है, उस रोटेटिंग डिस्क की स्पीड को कैलकुलेट करा जाता है, स्पीड को रोका जाता है वो बाय प्रोवाइडिंग द मैग्नेट। बाय प्रोवाइडिंग द मैग्नेट्स उसकी स्पीड को रोका जा सकता है। अब स्पीड एरर किस वजह से हो सकता है, बाय इनकरेक्ट पोजिशन ऑफ मैग्नेट, by incorrect position of magnet. So A is the correct answer for me. This is A. ठीक है guys, I hope you have understood this thing, and you not need to give me more explanation about this thing. It will come because these are only questions. So we'll discuss in further questions also. This is the next question. You have to give me the correct answer. Okay, now look here. The power indicated by the wattmeter in the dynamometer type of ammeter is power, that is what, V into I into cos of angle between V and I. Here the V and I are the RMS value, and this P is the average value. P is the average value. So average power is your right answer in this case. Average power is your right answer in this case. I am moving ahead fastly so that I need to do number of questions. This is your another question, question number 9. Please concentrate and give me the right answer. You take more time, but try to give me the right answer. Take more time and try to give me the right answer. Okay, now wait.
line based setting, what it is saying, 5 millisecond per division, 5 मिलीसेकेंड्स पर डिवीजन मेरे पूरे स्क्रीन की विड्थ बता रहा है, मेरे पूरे स्क्रीन का एरिया विड्थ बता रहा है 5 मिलीसेकेंड पर डिवीजन है। तो टोटल डिवीजन कितने हैं मेरे पूरे स्क्रीन में? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज माय वर्टिकल एक्सिस। मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितने डिवीजन है? टोटल 10 डिवीजन है। तो मैं उस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। उन 10 डिवीजन को मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा। ओके, कितने टोटल डिवीजन में कितने सेकंड मिली सेकंड मेरा जा रहा है, टोटल डिवीजन में कितने मिली सेकंड मेरा जा रहा है, और यहाँ मैं कर दूंगा 5 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 10, 5 मिली सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे हो गया 0.5 मिली सेकेंड्स। It became 0.5। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, मेरी साइन वेव है, साइन वेव का नाम क्या है? 5 साइन ऑफ 314t प्लस 45, दिस इज माई ओमेगा। 2 पाई एफ बराबर ओमेगा बराबर 314। What will be the value of f then? F will be 314 divided by pi into 2. It will be 100 divided by 2. It will be 50 hertz. If it is 50 hertz, time constant will be 1 by f. It will be 20 milli. It will be 20 milli. It will give you 0.0. It will give you 0.2 millisecond. It will give you 0.2 millisecond, ठीक है, या 20 millisecond है, wait 20 millisecond will be the answer here। I hope you are understanding here। This is my 20 millisecond answer आ गया है मेरा, ठीक है। जब यहाँ तक पहुंच गया, मुझे क्या निकालनी है? मुझे मेरी निकालनी है कंप्लीट साइकिल, मुझे मेरी फाइंड आउट करनी है कंप्लीट साइकिल मेरी कितनी हो जाने वाली है। अब ये जो 20 मिली सेकेंड है, अब ये जो 20 मिली सेकेंड है, ये मेरा किस चीज के लिए है? ये मेरा है किसके लिए? ये मेरा है एक साइकिल के लिए। ये फिर दिस इज ओनली फॉर माय वन साइकिल। मुझे बताना है कि मेरी कितनी साइकिल ओवरऑल पूरे स्केल में आ जाने वाली है, मेरी कितनी पूरी ओवरऑल साइकिल्स आ जाने वाली है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो, अब यहां से मैं फाइंड आउट, ये 20 मिली सेकेंड से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ मिली सेकेंड पर डिवीजन। यहां से मैं अगर फाइंड आउट कर लू मिली सेकेंड पर डिवीजन, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन, क्योंकि मेरे ये नीचे डिवाइड हो गया 10 डिवीजन से, ये नीचे डिवाइड हो गया अब 10 डिवीजन से। अब इसको लो यहां से उठाओ, ये हो गया 5 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। ये मुझे बता देगा टोटल कितनी साइकिल आने वाली है, डिवाइडेड बाय 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। दिस विल गिव मी 2.5 साइकिल, दिस विल गिव मी 2.5 साइकिल। इस वाले पोर्शन को रहने दो, तो ज्यादा जल्दी डिराइव कर दिया था। इसको यहाँ से समझो, इसको मिली सेकेंड्स पर डिवीजन को मिली सेकेंड्स पर डिवीजन से डिवाइड करो, आपकी साइकिल आ जाएगी, आपकी साइकिल आ जाएगी। जब ये 5 डिवाइडेड बाय 2 हुआ है, it has given you 2.5 cycle। is this point is clear? I really hope this point is clear to each one of you। I really hope this point is clear to each one of you, okay? Because previously this question is asked in the, I think, ESC examination, then after they have asked in the SSC examination। So I am moving ahead for my next question। This is my next question, please pay attention and give me the right answer for this question।
Okay, time is up. Time is up, guys. As of the I want to see कि कौन सा मेरा हाई रेजिस्टेंस के लिए होता है. तो मुझे ये पता है कि मैगर इज फॉर माई हाई रेजिस्टेंस एंड डी इज ऑल्सो फॉर माई हाई रेजिस्टेंस. तो बोथ ऑफ देम, सी एंड डी, बोथ आर माई आंसर. ये क्वेश्चन ऐसा था नहीं, मैंने चेंज करके दोनों डाल दिए थे यहाँ पे. केल्विन डबल ब्रिज किस लिए होता है? लो रेजिस्टेंस के लिए. व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए होता है? मीडियम रेजिस्टेंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम मूविंग अहेड. 30 seconds you have. Now look at here. What is given? Cos of phi is 0.8. And what is given is kilowatt can be equal to kVA into cos of phi. ये होता है. आपको kVA किलोवाट कितना दे रखा है? 20. kVA की वैल्यू निकाल लो आप. kVA की वैल्यू निकाल लो. ये है 0.8. आपका kVA हो गया 25. अगर आपका cos ऑफ फाई इज 0.8 तो आपका साइन ऑफ फाई 0.6 and kVAR, that is the reactive power, will be equal to kVA sin phi. You have 25 multiplied with 0.6 will give you 15. 25 multiplied with 0.6 will give you 15. So 15B is your correct answer, guys. B is your correct answer. I hope you are understanding what am I trying to convey. Next question, I am moving ahead fastly. Question number 12. Please do it. I will give extra 30 seconds for this question. Extra 30 seconds. Please try to concentrate and give me the correct answer. If it is not, I think this is a much more calculative question. I will give you another 30 seconds. Don't worry about it. But you can do it in time. I am giving you another 30 seconds. Don't worry. Please do it. Okay, time up. Okay, time is up. What it is saying, there are 3 floors. 3 फ्लोर में अभी लिख लेते हैं कितना कितना पावर कंज्यूम करनी है. मुझे टोटल किलोवाट आवर निकालने हैं. 3 फ्लोर है. 4 तो है फैन. हर 3 फ्लोर में ईच फ्लोर है 4 फैन. 4 फैन कितनी पावर ले? इनटू 50 वॉट. कितने टाइम के लिए? 12 घंटे के लिए. 12 घंटे के लिए 4 इंटू 50 कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज इंटू 12. अब ये जो 12 आ गया, ये जो 12 आ गया, ये कितने टाइम के लिए, कितने मतलब दिन की बात हो रही है? जून में. जून में कितने दिन होते हैं? 30 डेज.
सो इनटू 30। जरा कैलकुलेट करते रहो साथ साथ, कैलकुलेटर निकाल लो अपने अपने और कैलकुलेट करते रहो साथ साथ। ये हो गए फैन की बात। अब एसी की बात करते हैं। एसी की बात करें तो कितनी उसमें पावर कंजम्पशन है, कितने घंटे के लिए चल रहा है, 2 घंटे के लिए चल रहा है। पावर कंजम्पशन कितनी है, 3000। 3000 पावर कंजम्पशन है उसकी। कितने घंटे के लिए चला, 2 घंटे के लिए सिर्फ, और एक ही एसी है, ओनली वन एसी, मल्टीप्लाइड बाय 30। अब पहले तो ये टर्म निकालो, फिर ये टर्म निकालो, दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो 3 से। पहले तो ये टर्म निकालो, देखते कितनी आती है। 4 इंटू 50 इंटू 12 इंटू 30 will be 7200। 72000, and this will be 3000 multiplied. You also do it simultaneously. दोनों को ऐड करो, कितना आया, अब ये जो मेरी टर्म आ गई इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, क्योंकि 3 फ्लोर है मेरे। द आंसर विल बी 756000। अब दिस इज व्हाट किलोवाट में निकालना है, किलोवाट में निकालना है, तो 756 इज माय आंसर। दिस 756 इज माय करेक्ट आंसर फॉर। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इन सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज गिव मी द करेक्ट आंसर। यस, टाइम इज अप। 7/2 को मैं लिख सकता हूँ 3 1/2। 3 1/2 लिख सकता हूँ। अब ये 3 जो है, दीज आर माई फुल डिजिट्स। These are my full digit and this is my half digit. Full digit shows a value from 0 to 9 and half digit shows a value from 0 to 1. So the maximum value, the largest number that can be shown from these number, ये जो लास्ट वैल्यू है ये मेरी सिर्फ 1 ही हो सकती है और ये मेरी फ्रॉम 0 to 9 हो सकती है। तो ऑब्वियसली माई सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस तरीके से जब हम बात करते हैं 3 1/2 की, तो फ्रॉम दिस इज माई फुल डिजिट, दिस इज माई फुल डिजिट एंड दिस इज माई फुल डिजिट एंड दिस इज माई हाफ डिजिट। सो यहाँ पर 1 आएगा, 999, दिस वुड कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू आई कैन हैव। This is the maximum value I can have. Okay, so C is the correct answer for this question. Okay, question of 14, please look here and give me the correct answer, easier one. I'm waiting for your response, guys. Okay, time is up. This is the very easy question. Frequency and capacitance. Wien bridge is the correct answer. Hayes bridge. Self inductance for higher Q coil. Self inductance for
medium Q coil. Capacitance, dielectric constant, lossy power factor. These are all three can be, or and much more things are can be calculated with the help of this shearing bridge. This shearing bridge. There are much more bridges. I will discuss all about all those bridges as their name comes. Okay, don't worry about it. There are Maxwell bridges. Bridge is also there for the lower value of Q coil, and Hayes bridge is for higher value of Q coil. Okay, please keep remember, and these points are very important. Question number 15. This is the most easiest question you can get. This is the most easiest question you can get. There are two watt meters. One is the moving iron, and second one is the PMMC. Moving iron having the non-linear scale, PPMC having the linear scale. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ये क्या वैल्यू कैलकुलेट करता है? AC एंड DC बोथ. इट कैलकुलेट DC ओनली. अगर DC ओनली कर रहा है तो यहाँ पे तो ये AC सोर्स है 0 से 300. जब AC सोर्स है उसने कुछ वैल्यू निकाल दी, कुछ भी वैल्यू निकाली होगी, हमें मतलब नहीं है, हमको वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया. हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया कि PMC कितनी वैल्यू निकालेगा. PMC तो DC वैल्यू कैलकुलेट करता है, तो ऑब्वियसली फॉर AC इनपुट इट विल रीड ओनली 0. Obviously for AC input the PMC reads only 0. Okay, so this is the important point you need to mention. Next question. Time is over. The correct answer for this question will be 1 micrometer. 1 micrometer is the correct answer. But this is the minimum order of minimum displacement that can be measured by the कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर. कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर बता देता हूं. इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग. ये भी पूछ लेता है वो. यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्प्लेसमेंट, displacement in the order of this. Pressure also, and physical quantities. This is the another question. This is a very easier one. Please tell me what will be the answer. Okay, time is up. As you can see, this bridge is in the balance condition. If it is in a balance condition, there is no significance of this 50 ohm resistor. There is no significance of this 50 ohm resistor. If you calculate this in this 10 ohm and this 20 ohm is connected in series, it will become around 30. It will become
30, and this 30 and 15 is connected in series, it will become 45. So if you calculate it, the parallel connection of 30 and 45 will be, this would be the final RAB. Calculate it to 5 2 into 9, it will give you 18 ohm. This is the correct answer for this. 18 is the correct answer. This is the very easier one. Next question. Okay, time is about to end. I am telling you the correct answer. The PMMC has the best minimum torque to highest torque to weight ratio. PMMC में जो ये परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल होता है, PMMC का सबसे ज्यादा होता है. PMC का ज्यादा होता है MI से, MI का ज्यादा होता है EDM से, MI का ज्यादा होता है EDM से. ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये सही ध्यान रखने वाली चीजें हैं. अबाउट द टॉक टू वेट रेशियो की बात चल रही है यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज योर 30 seconds. In a very short duration, I will just end this class. I really hope you are liking this session and you are enjoying in this session. If you are enjoying and you are liking this session, then please share this video with your friends so that the other your friend can also learn with these kind of knowledge, and these kind of videos can pass on so that to improve your knowledge. Okay, so today I have covered with only 22 questions. I did 21 to 22 questions मैं लेकर आया हूँ. So उम्मीद है कि आप लोगों को सारे questions अच्छे लगे होंगे. In the moving iron instrument, the iron moves in the direction to cause. The moving iron instrument is based on the principle of minimum reluctance path. Minimum reluctance path किस तरीके से, ये देखो, ये होता है मेरा moving iron instrument. Moving iron instrument ये तरीके से होता है यहाँ पे. अभी मैं आपको बता देता हूँ. ये है मेरी निडल, दिस वन इज माई निडल. ये पॉइंटर लिखा हुआ है, ये स्केल लिखा हुआ है क्योंकि ये इस पूरे स्केल को शो कर रहा है. दिस पोर्शन जो है ये मेरी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो गई. ये जो मेरी मूविंग आयरन जो है वो यहाँ पर है. दिस इज माई मूविंग आयरन. ऑल्दो ये लिखा हुआ है, मैं भी लिख देता हूँ. ये जहाँ पे ये जो चीज है ये यहाँ पे कंट्रोल वेट प्रोवाइड कराने के लिए है. वेट कंट्रोल वेट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? कंट्रोल इज नॉट प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, इट इज प्रोवाइडेड बाय द वेट इन द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट. ओके, अब ये जो मेरी जो वायर, ये जो मेरा पोर्शन है, ये मेरा जो पोर्शन है, दिस पोर्शन आपको दिख रहा होगा. ये जो मेरा पोर्शन है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे वायर्स होती है, यहाँ पर वायर्स होती है. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है ये, यहाँ पे वायर्स लिपटी हुई होती है और उसकी वजह से ये मेरा जो ये जो आयरन पीस है, ये जो आयरन पीस है ये मूव कर जाता है टू कॉज द मिनिमम रिलक्टेंस पाथ. और जैसे ही वो, अब करंट तो मेरी उन वायर्स में से गई है ना, करंट मेरी उन वायर्स में से गई है, इट विल कॉज द मिनिमम रिलक्टेंस पाथ. इसके लिए मूव हो जाती है मेरी आयरन. ये मेरी आयरन जैसे ही मूव हो गई, डैम्पिंग ऊपर से प्रोवाइड हो गई, कंट्रोल टॉर्क नीचे लग गया और स्केल पे पता चल गया कोई कौन सी मेरी फाइनल वैल्यू है. तो आई रियली होप इस इमेज को देख के ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या कहानी चलती है किसी भी मीटर के अंदर. ठीक है, इसी तरीके से हमको सीखना चाहिए और इसी तरीके से हम आगे भी सीखते रहेंगे. अभी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 21.
Okay, time is up. I needed your answer, guys. Please tell me what will be the answer. Okay. क्या कहानी है, क्या बोल रहा है, cos ऑफ फाई कितना है? परेशान हो गए निकालने के चक्कर में। टोटल पी तो मुझे पता चल गया, अब ये भी पता चल गया कि P1 प्लस P2 होता है। अब सब में देख लो P1 प्लस P2 सारा का सारा 30 हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? cos ऑफ फाई है 0.866, तो फाई कितना हो गया? 30 डिग्री। फाई कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब ये है कि एक हो जाएगा cos ऑफ W1 की वैल्यू हो जाएगी समथिंग cos ऑफ 30 माइनस 30 एंड W2 की वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ 30 प्लस 30। ये हो गई 1 और ये हो गई 1/2। तो 1 watt meter reading will be the half of the other watt meter reading। सिर्फ एक ही केस में ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, where the 1 watt meter reading is the half of the other watt meter reading। 1 watt meter reading is half of the other watt meter reading। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा हो रहा है। आई रियली होप आपको समझ में आ गया हो। एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि फाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 30 डिग्री। फाई की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ये होता है cos 30 माइनस फाई और एक होता है 30 प्लस फाई। एक होता है 30 माइनस फाई और एक होता है 30 प्लस फाई। दोनों वॉट मीटर्स की रीडिंग मैं बताऊं, मैंने कई बार इसको बताया भी है, कई बार मैंने प्लॉट ही बनाया, यूट्यूब पे ही बताया मैंने, प्लस पे ही बताया मैंने ये चीज, ठीक है। हर हर जगह ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अगर वापस से जानना है तो मैं वो और बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप अगर पहली बार आया तो नो वरीज, ठीक है। W1 की रेटिंग होती है √3 VPH IPH cos 30 माइनस फाई। W2 की रेटिंग है √3 VPH IPH cos 30 प्लस फाई। cos यहाँ पे फाई की जगह 30 रखोगे तो एक हो गया 1 और एक हो गया 1/2। इट मीन 1 watt meter reading will be the half of another watt meter। और ये केस मेरा ऑप्शन नंबर सी में ही सेटिस्फाई हो रहा है। ये केस मेरा ऑप्शन नंबर सी में ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसके इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी। 10 and 20 will be the answer for this question। Clear? If it is clear, then I am moving ahead for my last question for today, because the time is about to end and we have shortage of time, and I am moving for the last question। This is the easier one। Okay, time is up। First of all, I need to find out the IM value। IM value क्या हो गई? 0.5 divided by 10। What is 0.5? 0.5 is the potential and 10 is the meter resistance, RM। What it becomes? 0.05। 0.05 is the IM value। Now second cheese, I need to calculate the multiplying factor। Multiplying factor is what? 100 एम्पियर तक पहुंचाना है, और अभी कितनी वैल्यू है? 0.05। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बिकम 2000। फाइनली RSH की वैल्यू क्या हो गई? RM कितना है? 10 बटे 2000 माइनस 1। इसको माइनस 1 को निग्लेक्ट कर दूंगा। 10 डिवाइडेड बाय 2000 will be equal to 0.005 ohms। 0.005 ohms, and it must be connected in the across the meter। It is shunt connected in the shunt resistance of 0.005। So this is all about today's class। If you like the today's class, then please like and share this class with your friends। And if you want to join the Unacademy, if you want to support me, if you like me, और अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है और अगर आप मेरी टीचिंग को और कंटिन्यू करना चाहते हैं प्लस कोर्स में, क्योंकि प्लस कोर्स में हम और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय लॉगिंग ऑन दिस unacademy.com, www.unacademy.com। इसके बाद अपना गेट एंड EAC गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद गेट ऑन द क्लिक ऑन दिस प्लस सब्सक्रिप्शन। उसके बाद यू नीड टू सेलेक्ट कि आपको कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए,
और ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 month द 12 month सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट एंड इकोनॉमिकल सब्सक्रिप्शन फॉर ईच वन ऑफ यू। और दो लोग साथ में मिलकर भी देख सकते हैं। दो लोग साथ में, सपोज करो दो भाई है, दोनों इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, दोनों देख रहे हैं, तो किस तरीके से देखें, तो दोनों साथ में मिलकर भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि आपको यूज करना चाहिए मेरा कोड जो कि है खेम लाइव। खेम लाइव मेरा कोड है, इसको आप यूज करेंगे, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट, 25,000 रुपए उसका अमाउंट है, वो घट के हो जाएगा 22,500 रुपए। Clear? So these are all the things which are here. If you wanted, you can join me in the Unacademy Plus subscription. I am also teaching there in a very fluent way. You can ask any of my student there. Okay, by different modes you can pay, by debit card, by credit card you can pay, and there is no cost EMI on debit card and credit card. On both debit and credit card. ठीक है, I hope you have liked our mission. This is our mission, GATE and ESE, and if you want to join, you can join my Telegram group as well, because I can just answer you there. Whatever query you have, whatever problem you have, you can join me in my Telegram group as well. ठीक है guys, I hope you have liked my session. If you want to join, then definitely join the Unacademy Plus subscription with my code KHEMLIVE, and thank you so much for your support today. I hope you have enjoyed my session and you have liked my session, and please share this session with your friends so that the other student can also join. Okay, thank you so much guys. Thank you.